दोस्तों, साल 2021 मेरी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जिसको आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि इस दुनिया में भगवान होने के साथ साथ भूत भी मौजूद होते हैं। तो आइए और जानते हैं एक डिलीवरी बॉय की कहानी मेरी ही जुबानी। अक्सर रात के 10 बजे के बाद हमारी दुकान बंद हो जाया करती थी और हम ऑनलाइन ऑर्डर लेना बंद कर देते थे। लेकिन कभी कभी सामान बढ़ने की वजह से हमें अपने काम को आगे बढ़ाना होता था। ऐसे में हमें बस इसी चीज़ का इंतज़ार होता था कि कहीं से कोई ऑर्डर मिल जाए तो फिर हम ये सारा खाना पकाकर ऑर्डर डिलीवरी कर सकें। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि हमने सोचा था। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास अचानक हमारे ऑफिस के फ़ोन की घंटी बजने लगी। जैसे मैंने फ़ोन उठा कर देखा तो मैंने पाया कि एक स्कैम नंबर से कॉल आ रहा था। पहले तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फ़ोन उठाते बोला, जी कहिए साहब, क्या ऑर्डर लिखना है। तो उन्होंने मुझे मटर पनीर की सब्जी और बटर रोटी का ऑर्डर दिया और जिस जगह पर मुझे डिलीवरी करनी थी वो यहाँ से ठीक 8 किलोमीटर की दूरी का एरिया था। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं इस डिलीवरी को फटाफट ख़त्म कर दूँगा। लेकिन जब गांव के बारे में पता चला तो मेरे बाकी के साथियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने इस तरह का रिएक्शन क्यों दिया था। दरअसल उस गांव का नाम पिपराली था और जैसे उस आदमी ने पिपराली गांव का नाम लिया तो उन सभी ने कहा, अरे भाई साहब, हम उस तरफ डिलीवरी नहीं करते हैं। लेकिन मैंने अपने ऑफिस के साथियों को बोला, अरे तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से डिलीवरी करके लौट आऊँगा। इससे पहले कि वो लोग मुझसे कुछ कह पाते कि मैंने उनकी बोलती बंद कर दी और कहा, तुम लोग जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, डिलीवरी करने का काम मेरा है। इतना कहने के बाद ऑफिस के उस कमरे से मैं बाहर निकला और अपनी बाइक को ठीक करने लगा। वो लोग मुझे कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन मैं सुनने के मूड में ही नहीं था। उसके बाद जब मैं वापस लौटा तब तक उन्होंने उस ऑर्डर को पूरी तरह से तैयार कर दिया था। बाद में मैंने जल्दी से उस बड़े से बॉक्स को अपनी बाइक के पीछे रखा और उसे बांध लिया। अब वक्त था तो यहाँ से निकलने का। जैसे मैं वहाँ से निकलने वाला था तो अचानक ही मेरा दोस्त प्रदीप मेरे पास आया और उसने कहा, देख भाई, जहाँ पर तू डिलीवरी करने के लिए जा रहा है ना, वो एरिया खतरे से खाली नहीं है। वहाँ आए दिन नई नई घटनाओं का जिक्र होता रहता है। हमने भी वहाँ की बहुत सारी दर्दनाक कहानियाँ सुनी हैं। वहाँ भूत पिशाच होने का दावा किया जाता है। दोस्तों, उसकी बात सुनने के बाद मुझे थोड़ी हंसी आ गई और फिर मैंने कहा, अरे भाई, तू 21वीं सदी का इंसान है और अभी भी इन चीज़ों पर विश्वास करता है। मेरी बातें सुनने के बाद प्रवीण ने एक बार के लिए मेरी तरफ देखा और बोला, भाई, भूत प्रेत 20वीं और 21वीं सदी को नहीं देखते। अगर मेरी माने तो तू वहाँ के लिए मत जा। फिर उसके बाद मैंने प्रदीप को बोला, भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है, चल तू अपना काम कर और मुझे भी निकलने दे। इतना कहने के बाद मैंने बाइक को स्टार्ट किया और उसी तरफ निकल पड़ा। अब तक रात के लगभग 11 बजे के आसपास हो चुके थे और रात भी गहरी होती जा रही थी। ऐसे में मैंने सोचा कि मुझे अब अपनी बाइक की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। रास्ता तो 8 किलोमीटर का ही दिख रहा था लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते मेरा 20 मिनट का वक्त खराब ही हो गया था, क्योंकि वो रास्ता ही इतना ज़्यादा खराब था। कभी कच्ची सड़क आ जाती तो कभी सड़क की बजाय मुझे कच्चे रास्ते में ही चलना पड़ता। और दूसरी बात, मैंने यहाँ आते वक्त इक्की दुक्की गाड़ियों को ही अपने बगल से गुजरते हुए देखा था, तो इस चीज़ पर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही थी। उसके बाद जब मैं उस गाँव के अंदर दाखिल हुआ तो मैं ये देखकर हैरान था कि गांव के अंदर छोटी मोटी लाइटों के अलावा कोई और सुविधा ही नहीं थी। लाल रंग के बल्ब कुछ जगहों पर जले हुए नजर आ रहे थे, बाकी का पूरा गांव अंधेरे में पसरा हुआ था। उस गांव के अंदर जाने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि मैं किसी गांव में हूँ। वहां पर ऐसा महसूस होता था जैसे कि मैं किसी वीरान एरिया में आ गया हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस आदमी को फ़ोन करने लगा, लेकिन जैसे मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की तो वो फ़ोन लग ही नहीं रहा था। एक बार घंटी बजती और उसके बाद फ़ोन कट हो जाता। वैसे तो वो पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा था, लेकिन तभी मेरी नज़र एक लाल रंग की रोशनी पर पड़ी जो इधर से उधर घूम रही थी। दरअसल वो एक लालटेन थी और जैसे मैंने उसके ऊपर गौर किया तो मैंने देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने हाथ में लालटेन ले रखी थी और वो इधर से उधर घूम रहा था। उस आदमी को देखते मैंने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया, पर इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचता कि अचानक ही मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और जैसे मैंने फ़ोन निकाल कर देखा तो मैंने पाया कि
ये उसी आदमी का फ़ोन था जिसने ऑर्डर दिया था। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब मैं आपका ऑर्डर लेकर पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे आपका मकान नहीं मिल रहा है। फिर उसने मुझे 2-3 गली बताई और उनके अंदर आने को बोला। जैसा कि उस आदमी ने कहा मैंने ठीक वैसा ही किया और मैं ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उस आदमी का अड्डा था। वहां पर जो मकान बना हुआ था वो एक टूटा फूटा घर था जिसके अंदर रहना भी नामुमकिन सा लगता था। तभी वो आदमी बाहर आया और उसने बोला, भाई साहब ऑर्डर को अंदर लेकर आइए। फिर मैं उस बड़े से बॉक्स को लेकर अंदर पहुंच गया। फिर उस आदमी ने मुझे दरवाज़ा लगाने को बोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा लगाया और अंदर का नज़ारा देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जो मकान मुझे बाहर से टूटा फूटा लग रहा था वो अंदर से इतना आलीशान था कि उसकी हर एक दीवार पर शानदार पेंट किया गया था। उसके बाद उस आदमी ने मुझे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और मैंने भी उस बॉक्स को रख दिया और सोफे पर बैठ गया। तभी उस आदमी ने बोला, भाई साहब ज़रा 2 मिनट रुकना, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आता हूँ। लेकिन मैंने उसे मना करते हुए बोला, अरे नहीं भाई साहब, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है तो मुझे निकलना होगा। अभी तक मैंने उस आदमी का चेहरा ठीक से देखा नहीं था और इस बार जैसे वो आदमी मेरी तरफ घुमा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी का चेहरा एकदम काला पड़ गया था और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था। वो आदमी मेरी तरफ देखकर हंसा और उसके बाद उसका पूरा इरादा ही बदल गया। जहां अभी अभी वो चाय लाने के लिए किचन की तरफ बढ़ रहा था तो अब उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं भी समझ गया कि अब मेरी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आओ देखा न ताव और जल्दी से भागता हुआ उस बड़े से मकान के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन अचानक ही उस मकान की सारी लाइटें एकदम से फ्लिप करने लगी। ऐसे में मैं कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। फिर एक बार उस मकान के अंदर एक हल्की सी लाइट जली। उस लाइट के अंदर मैंने देखा कि वहां का माहौल एकदम शांत हो गया था। वो आदमी अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और इतनी देर से जो मकान मुझे अंदर से आलीशान दिख रहा था अब वो टूटा फूटा सा अड्डा बन गया था। तभी मुझे वो आदमी फिर से दिखाई दिया, पर इस बार उसने अपने पूरे शरीर को सफेद रंग के जैकेट से ढक रखा था और टोपी पहन रखी थी। वो दिखने में इस बार और भी ज्यादा खुंखार लग रहा था। तभी मैंने जोर से दरवाजे पर लात मारी और मेरी किस्मत अच्छी थी कि पहली बार लात मारते ही वो दरवाजा एकदम से खुल गया और दरवाजे के खुलते में जल्दी से अपनी बाइक की तरफ भागा। ऐसे हालातों में मुझे विश्वास तो नहीं था कि मैं अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकूंगा, लेकिन फिर से किस्मत ने साथ दिया और पहले ही किक में मेरी बाइक एकदम से स्टार्ट हो गई। अब तक मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद मैंने अपनी बाइक को रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। हालांकि अंदर ही अंदर मुझे घबराहट तो महसूस हो रही थी, पर किसी तरह से मैंने अपनी बाइक को उस गली से बाहर निकाला और वापस से ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मैंने पहले एक आदमी को लालटेन लिए देखा था। इस बार मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मेरी बाइक अभी भी काम कर रही थी। इससे पहले कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ पाता कि अचानक ही मुझे सड़क के बीच में वही आदमी खड़ा हुआ नजर आया, पर इस बार उस आदमी के हाथ में एक चाकू था और उस चाकू पर खून लगा हुआ था। मेरी बाइक की हेडलाइट मुझे ये सारा नज़ारा दिखा रही थी, पर मैंने बाइक का एक्सीलेटर दबाया तो मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैं अपनी बाइक को इस आदमी के ऊपर से निकाल दूंगा। मैंने कोशिश तो वही की, लेकिन जैसे मेरी बाइक उस आदमी के पास पहुंची तो मेरी बाइक उस आदमी के आर पार हो गई और आगे जाकर मेरा भी बाइक से कंट्रोल खो गया और मैं धड़ाम से सड़क के बगल में गिर पड़ा। फिर उसके बाद तो मैंने उस आदमी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पर वो कहते हैं ना, जब भगवान इंसान को मुसीबत में डालकर सारे दरवाजे बंद कर देता है तो वो एक दरवाज़ा ज़रूर खोल देता है जहां इंसान अपनी मुसीबत से पार पा सके। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और अचानक ही मुझे वही लालटेन वाला आदमी फिर से दिखाई दिया, पर इस बार वो आदमी अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर मेरी ओर ही देख रहा था। मुझे लगा कि हो सकता है ये भी कोई पिशाच हो, लेकिन अब मेरे पास उस आदमी की तरफ जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अगर मैं यहाँ पर भी रहता तो मारा ही जाता, इसलिए मैं धूम दबाकर उसी तरफ भागा और थोड़ी देर में उस आदमी के पास पहुँच गया। उस आदमी के पास पहुँचते ही उसने कहा, मुझे मालूम था कि तुम आखिर में यहीं पर आओगे। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर मैंने बोला, लेकिन दादाजी आपको कैसे पता कि मेरे साथ ये सब होने वाला है?
इस पर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम पहले आदमी नहीं हो जो मेरी शरण में आए हो। पहले भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे, और जो यहाँ तक नहीं पहुँचे वो तो पहले ही मर गए। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर उस आदमी ने मुझे अपनी झोंपड़ी के अंदर आने को बोला। फिर जब मैंने घूमकर उस भूत की तरफ देखने की कोशिश की तो वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी मुझे अपनी झोंपड़ी के अंदर लेकर गया। झोंपड़ी के अंदर पहुंचने के बाद उस आदमी ने मुझे एक चारपाई पर बैठने को बोला। फिर मैं उस बूढ़े से आदमी के बगल में बैठा और फिर उससे पूछा, दादाजी ये सब चल क्या रहा है, और वो आदमी कौन है जो कब से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तब उस आदमी ने बताना शुरू किया और उसके बाद उसने जो मुझे बताया वो सुनकर तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मेरा बदन पूरी तरह से कांप उठा। दरअसल उस आदमी ने बताया कि ये आज से करीब 1.5 साल पहले की बात होगी, जब हमारे गांव में भी वो चहलकदमी हुआ करती थी जो एक नॉर्मल गांव में होती है। लेकिन फिर एक रात ने पूरी काया पलट दी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक सुशील नाम के एक आदमी ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और खाना घर पर आने के बाद उस आदमी ने पेट भर खाना तो खाया, लेकिन वो खाना उसे पचा नहीं। दरअसल वो कंपनी सड़ा हुआ खाना बेचती थी और जिसके चलते उस आदमी का डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो बेतुकी बातें कर रहा है, लेकिन जिस तरह की घटना मेरे साथ हुई थी उससे तो वो सच साबित होती थी। उसकी बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। तो उसने बताया कि इस गांव के अंदर उसी रात लगभग 7 लोगों की मौत हो गई जिनका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया था। अब ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। वो तो अच्छा था कि मैं सही समय पर वहां से भागकर यहाँ तक पहुंच गया, वरना अब तक मेरी भी मौत हो चुकी होती। फिर उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने मुझे उस गाँव की और भी अजीब सी घटनाओं के बारे में बताया, जो सब सुनने के बाद मेरा तो पूरा बदन कांप उठा। फिर उसके बाद उस आदमी के साथ इधर उधर की बातें करते हुए कब वक्त बीत गया मुझे तो पता ही नहीं चला। और जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो मैं भी उस आदमी से विदा लेकर अपने घर चला गया। लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद से मैंने वो डिलीवरी का काम ही छोड़ दिया, पर वो रात मुझे आज भी याद आती है, जिसके बाद से मेरा पूरा बदन डर की वजह से सिंहर उठता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।